हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं अधिगम वाला चैप्टर। और प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने बात कर ली थी कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम की परिभाषाएं क्या क्या हैं, अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं और अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो बेसिकली हमने ये समझा था कि व्यवहार में जो हम परिवर्तन होता है स्थायी रूप से, उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और ये जो परिवर्तन होता है या तो अनुभवों के माध्यम से होता है या प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। तो व्यवहार में अनुभवों के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा होने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि अधिगम के सोपान कौन कौन से हैं, अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अधिगम के सोपान यानी कि स्टेप्स ऑफ लर्निंग की यदि हम लोग बात करें तो अधिगम कितने चरणों में संपन्न होता है, इस बात को अपन इसमें समझने की कोशिश करेंगे। और एग्ज़ाम के अंदर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि अधिगम के सोपानों को क्रमबद्ध कीजिए। तो आप लोगों को अधिगम के सोपानों को इन चरणों के अंदर क्या करना है, इस प्रकार से क्या करना है, क्रमबद्ध करना है। अब अपन एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अधिगम के सोपानों में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला चरण जो है वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा पहला चरण क्यों है अधिगम का? क्योंकि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम किसी घोड़े को खींचकर पानी के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हमें किसी बालक को कोई भी चीज़ सिखानी है, किसी भी प्रकार का अधिगम यदि हमें उसे कराना है, तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हम उसको उस अधिगम के लिए क्या करें, अभिप्रेरित करें। जब तक बालक अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित नहीं होगा तब तक अधिगम नहीं हो सकता। इसीलिए अधिगम का पहला चरण क्या है, अभिप्रेरणा। और जब कोई बालक किसी भी प्रकार का अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित हो जाता है तो वो क्या करता है, विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। तो अधिगम का दूसरा चरण क्या है, अनुक्रियाएं करना। तो जब कोई बालक किसी भी चीज को सीखने के लिए तत्पर हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है, तो वो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करता है, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। और जब वो विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, यानी कि जब वो वातावरण के साथ क्रियाशील रूप से संबंध स्थापित करता है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो वातावरण के कुछ कारक जो हैं उसको लक्ष्य तक पहुंचने में क्या करते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं। और उसके बाद भी बालक अगर निरंतर प्रयास करता रहे तो कुछ प्रयास ऐसे होते हैं जिनसे ये बाधाएं क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो वो प्रयास बालक के लिए किसका काम करते हैं, पुनर्बलन का कार्य करते हैं। यानी कि वो उसको पुनर्बलित कर देते हैं। क्योंकि जीवन में छोटी सी भी सफलता अगर किसी प्रयास से मिलती है तो वो हमारे अंदर क्या करती है, पुनर्बलन पैदा करती है हमें और क्रियाएं करने के लिए। और इस प्रकार क्या होता है, बालक उन अनुक्रियाओं का जिनसे बाधाएं दूर हो गई और जिसने उसको पुनर्बलित किया, उन अनुभवों का क्या कर लेता है, संगठन कर लेता है। और अनुभवों का संगठन करना ही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। और एंड में बालक जो है वो अपने लक्ष्य को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, अधिगम के सोपानों को अपन ने कितनी सरल भाषा के अंदर समझ लिया। तो अधिगम के सोपानों में पहला चरण क्या है, किसी भी बालक का अभिप्रेरित होना। जब बालक अभिप्रेरित होगा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो वो विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करेगा।
जब वो विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करेगा तो उसके सामने बहुत सारी बाधाएं आएगी और उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में कुछ प्रयास ऐसे होंगे जिनसे वो बाधाएं क्या हो जाएगी, दूर हो जाएंगी। वो प्रयास उसको क्या करेंगे, पुनर्बलित करेंगे और वो उन प्रयासों का या उन प्रयत्नों का क्या कर लेगा, संगठन कर लेगा, जिनसे वो बाधाएं क्या होती हैं, दूर होती हैं और इस तरह वो लक्ष्य तक पहुंचना क्या है, सीख जाएगा। तो इस तरीके से हम अधिगम के सोपानों को क्या है, समझ सकते हैं। तो अधिगम के कितने सोपान हैं, 6 सोपान हैं। पहला अभिप्रेरणा, दूसरा विभिन्न अनुक्रियाएं, तीसरा बाधाएं, चौथा पुनर्बलन, पांचवा अनुभवों का संगठन और छठा क्या है, लक्ष्य। अब हम बात करते हैं अधिगम के प्रकार। तो देखिए, हम अधिगम के प्रकारों की जब बात करें तो सबसे पहले हम अधिगम के 2 प्रकार पढ़ेंगे। एक तो संवेदी अधिगम और एक हम पढ़ेंगे पेशीय अधिगम। तो यानी कि अधिगम के प्रकारों के अंदर भी यदि हम बात करें तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले यदि हम अधिगम के प्रकारों की बात करें तो हम इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, ताकि आपको क्या है, अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाए। तो देखिए, अधिगम के प्रकारों में यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे संवेदी अधिगम। फिर हम बात करेंगे पेशीय अधिगम कि भाई संवेदी अधिगम क्या होता है और पेशीय अधिगम क्या होता है। फिर हम अधिगम के प्रकारों को समझेंगे 3 आधार पर, ज्ञानात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम और फिर हम समझेंगे भावनात्मक अधिगम। किसको समझेंगे, भावनात्मक अधिगम। फिर हम समझेंगे रॉबर्ट गैनी द्वारा बताए गए अधिगम के प्रकार। ठीक है, तो हम अधिगम के प्रकारों में सबसे पहले अधिगम के प्रकारों को संवेदी अधिगम और पेशीय अधिगम के आधार पर समझेंगे। फिर हम अधिगम के प्रकारों को ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक आधार पर समझेंगे और फिर हम अधिगम के प्रकारों को रॉबर्ट गैनी द्वारा बताए गए अधिगम के प्रकारों के आधार पर समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई संवेदी अधिगम क्या होता है और पेशीय अधिगम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संवेदी अधिगम की, सेंसरी लर्निंग कहते हैं इसे। तो देखिए, संवेदी अधिगम और पेशीय अधिगम को समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं और कर्मेंद्रियां क्या होती हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या होती है और कर्मेंद्रियां क्या होती है। तो देखिए, ज्ञानेंद्रियों की यदि मैं बात करूं तो ज्ञानेंद्रियां क्या है, आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। और कर्मेंद्रियां क्या है, हाथ व पैर, ये क्या है, कर्मेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं और कर्मेंद्रियां क्या होती हैं, पहले तो इस बात का हमें पता होना चाहिए, तभी हम संवेदी अधिगम और पेशीय अधिगम को समझ सकते हैं।
तो ज्ञानेंद्रियां किसे कहते हैं? आंख, नाक, कान, मुंह। और कर्मेंद्रियां क्या होती हैं? हाथ व पैर। तो संवेदी अधिगम की यदि बात करें तो ऐसा अधिगम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, यानी कि आंख, नाक, कान, मुंह, इनके माध्यम से होने वाला अधिगम जो है वो संवेदी अधिगम कहलाता है। तो ऐसा अधिगम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किया जाता है उससे संज्ञानात्मक अधिगम, संवेदी अधिगम, मौखिक अधिगम, अमूर्त अधिगम कहते हैं। यानी कि संवेदी अधिगम को संज्ञानात्मक अधिगम भी कहा जाता है। संवेदी अधिगम को क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक अधिगम भी कहा जाता है, मौखिक अधिगम भी कहा जाता है, और अमूर्त यानी कि ऐसा अधिगम जो दिखाई नहीं देता। तो ये भी आपको याद रखना है कि संवेदी अधिगम को संज्ञानात्मक अधिगम, मौखिक अधिगम और अमूर्त अधिगम भी कहते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट के अंदर अपन ने समझा कि भाई संवेदी अधिगम होता क्या है? ऐसा अधिगम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? ऐसा अधिगम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, उस अधिगम को हम संवेदी अधिगम कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा अधिगम जो आँख, नाक, कान, मुंह इनके माध्यम से होता है, यानी कि जिनमें आँख, नाक, कान, मुंह की आवश्यकता पड़ती है, उस अधिगम को हम संवेदी अधिगम कहते हैं। और संवेदी अधिगम जो है वो संज्ञानात्मक अधिगम भी कहलाता है, मौखिक अधिगम भी कहलाता है और अमूर्त अधिगम भी कहलाता है। अब देखिए संवेदी अधिगम के उदाहरण देखें तो जैसे कि पढ़ना, किसी भी चीज़ को रीड आउट करना, है ना, तो मुंह की इसके अंदर जरूरत पड़ रही है। गाना गाना, भाषण देना, काव्य पाठ करना, तर्क करना, क्या करना? तर्क करना, अच्छे बुरे में अंतर करना, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब संवेदी अधिगम के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? संवेदी अधिगम के। तो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि पढ़ना, गाना गाना, भाषण देना, काव्य पाठ करना, है ना, तर्क करना और अच्छे बुरे में अंतर करना, तो ये क्या है? ये संवेदी अधिगम है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक का मतलब ही ये होता है जिसमें बुद्धि और मानसिक शक्तियों का क्या होता है? इस्तेमाल होता है। तो पढ़ने के लिए, गाना गाने के लिए, भाषण देने के लिए, काव्य पाठ करने के लिए, तर्क करने के लिए और अच्छे बुरे में अंतर करने के लिए, इन सभी के लिए हमें क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए? हाथ और पैर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाई पढ़ना, गाना गाना, भाषण देना, काव्य पाठ करना, तर्क करना, है ना, और अपन कह सकते हैं अच्छे बुरे में अंतर करना, इसमें हाथ व पैर की कहीं आवश्यकता पड़ रही है क्या आपको? तो जब हाथ व पैर की कहीं भी आवश्यकता नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो अधिगम के प्रकार हैं, ये कौन से अधिगम के प्रकार हैं? संवेदी अधिगम के प्रकार हैं। तो आप तो एग्जाम में ऐसे पहचान सकते हो कि भाई इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हमें हाथ व पैर की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। तो जब हाथ व पैर की आवश्यकता नहीं है तो ये अधिगम किस प्रकार का अधिगम होगा? संवेदी अधिगम होगा। तो संवेदी अधिगम को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं किसकी? पेशीय अधिगम। अब संवेदी अधिगम का जस्ट उल्टा क्या होता है? पेशीय अधिगम होता है। तो यदि हम पेशीय अधिगम की बात करें तो पेशीय अधिगम क्या होगा? जिसमें हाथ व पैर की क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो ऐसा अधिगम ऐसी लक्ष्य जिसको सीखने के लिए हमें हाथ और पैर की आवश्यकता पड़े, तो वो अधिगम कौन सा अधिगम कहलाएगा? वो पेशीय अधिगम कहलाएगा। तो ऐसा अधिगम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किया जाता है,
तथा जिसे कर्मेंद्रियों के माध्यम से व्यवहार में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि वो अधिगम जिसे व्यवहार में प्रदर्शित करने के लिए, भाई ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता तो पड़ेगी हर चीज को, लेकिन संवेदी अधिगम की बात क्या है कि जब हम गाना गा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, काव्य पाठ कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, अच्छे बुरे में अंतर कर रहे हैं, तो हमें हाथ व पैर की आवश्यकता नहीं पड़ रही। और पेशीय अधिगम के अंदर क्या होगा, पेशीय अधिगम को दिखाने के लिए हमें क्या होगा, हाथ व पैर की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसा अधिगम जिसको व्यवहार में प्रदर्शित करने के लिए हाथ व पैर की आवश्यकता पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, पेशीय अधिगम कहते हैं। यानी कि भाई ज्ञानेंद्रियां प्लस कर्मेंद्रियां। तो आप शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हो कि जिस अधिगम को करने के लिए ज्ञानेंद्रियां प्लस कर्मेंद्रियां दोनों की आवश्यकता पड़ती है। भाई ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तो इसे क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, और कर्मेंद्रियों के द्वारा इसे क्या किया जाता है, व्यवहार में प्रदर्शित किया जाता है। तो ग्रहण करने के लिए ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है और व्यवहार में प्रदर्शित करने के लिए कर्मेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो उस अधिगम को हम क्या कहते हैं, उस अधिगम को हम पेशीय अधिगम कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट, जिसको ग्रहण करने के लिए और प्रदर्शित करने के लिए ज्ञानेंद्रियां प्लस ज्ञानेंद्रियां, यानी कि ग्रहण करने के लिए और प्रदर्शित करने के लिए, ग्रहण करने के लिए और प्रदर्शित करने के लिए, दोनों के लिए ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो उस अधिगम को हम क्या कहते हैं, संवेदी अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेदी अधिगम कहते हैं। तो जब ज्ञानेंद्रियां प्लस ज्ञानेंद्रियां आ जाए तो कौन सा अधिगम होगा, संवेदी अधिगम होगा। जब ज्ञानेंद्रियां प्लस कर्मेंद्रियां आ जाए तो कौन सा अधिगम होगा, पेशीय अधिगम होगा। अब पेशीय अधिगम के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, देखो, नृत्य, नृत्य करने के लिए हाथ व पैरों की आवश्यकता पड़ती है। ड्राइविंग करने के लिए हाथ और पैरों की आवश्यकता बनती है। किसी चीज का मॉडल बनाने के लिए भी हाथ व पैर की आवश्यकता पड़ती है। तो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से पहचानिए कौन सा अधिगम संवेदी अधिगम है और कौन सा अधिगम पेशीय अधिगम है। तो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया कि आप इसका अंदाजा कैसे लगाओगे। अगर ज्ञानेंद्रियां प्लस ज्ञानेंद्रियां आ रहा है तो संवेदी अधिगम, ज्ञानेंद्रियां प्लस कर्मेंद्रियां आ रहा है तो कौन सा अधिगम, पेशीय अधिगम। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार अधिगम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। यानी कि मैंने आपको बताया ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यदि हम ज्ञानात्मक अधिगम की बात करें तो देखिए, इस अधिगम का उद्देश्य अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। क्या होता है, संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना। यानी कि इसको हम एक तरीके से संवेदी अधिगम कह सकते हैं। इस अधिगम में ज्ञानेंद्रियों, देखो लिखा हुआ आ गया, इस अधिगम में ज्ञानेंद्रियों एवं मस्तिष्क की, ज्ञानेंद्रियों एवं मस्तिष्क की प्रमुख भूमिका होती है। यह अधिगम बालक के मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए क्या माना जाता है, आवश्यक माना जाता है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ज्ञानात्मक अधिगम क्या है, तो देखिए, ज्ञानात्मक अधिगम वो अधिगम होता है जिसको करने के लिए ज्ञानेंद्रियों की
और ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, आँख, नाक, मुंह, कान। तो ऐसा अधिगम जिसको करने के लिए ज्ञानेंद्रियों की और मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, उस अधिगम को हम ज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। और ऐसा अधिगम बालक के बौद्धिक एवं मानसिक विकास के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। अब इस अधिगम के भी 3 रूप होते हैं। एक होता है प्रत्यक्षात्मक अधिगम, एक होता है प्रत्यात्मक अधिगम। एक क्या होता है, प्रत्यक्षात्मक अधिगम, एक होता है प्रत्यात्मक अधिगम, और एक होता है साहचर्यात्मक अधिगम। तो ध्यान रखना, ज्ञानात्मक अधिगम के भी कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। एक क्या होता है प्रत्यक्षात्मक, एक होता है प्रत्यात्मक, और एक होता है साहचर्यात्मक। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई दिमाग के अंदर ये फिट हो जाना चाहिए हमारे कि ज्ञानात्मक अधिगम होता क्या है। तो ज्ञानात्मक अधिगम वो अधिगम जिसको करने के लिए ज्ञानेंद्रियों की और मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ध्यान रखना, ज्ञानात्मक अधिगम या अपन इसे संज्ञानात्मक अधिगम भी कह सकते हैं। तो संज्ञानात्मक अधिगम या ज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है, जिसको करने के लिए ज्ञानेंद्रियों और मस्तिष्क दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। और ऐसा अधिगम बालक के मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम 3 प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्षात्मक होता है, एक प्रत्यात्मक होता है, और एक साहचर्यात्मक होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रत्यक्षात्मक, इसे अपन इंग्लिश के अंदर कहते हैं परसेप्चुअल लर्निंग। क्या कहते हैं, परसेप्चुअल लर्निंग। तो देखिए, जब किसी वस्तु को देखकर, प्रत्यक्षात्मक का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण कर कर, देख कर। तो अगर आपने इतनी सी बात समझ ली, देख कर, तो आपको प्रत्यक्षात्मक अधिगम का मतलब समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रत्यक्षात्मक अधिगम क्या किया जाता है, देख कर किया जाता है, यानी कि इसमें आँखों का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो ऐसा अधिगम जिसमें ज्ञानेंद्रियों में मुख्य रूप से किसकी भूमिका होती है, आँखों की, उसे हम प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहते हैं। देखो, इसने भी यहाँ पर ऐसा ही लिखा है, जब किसी वस्तु को देखकर, है ना, सुनकर या स्पर्श करके। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, सुनकर या स्पर्श करके इसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। यानी कि देखकर और सुनकर, यानी कि आँख और कान 2 चीज़ों की मुख्य भूमिका होती है। तो ऐसा अधिगम जिसके अंदर आँख और कान 2 चीज़ों की मुख्य भूमिका होती है, उस अधिगम को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहते हैं। तो जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ऐसा अधिगम क्या कहलाता है, प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहलाता है। तो शैशव अवस्था या बाल्य अवस्था में इसी प्रकार सीखा जाता है। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि भाई, एक तो अपन ने पहले क्या पढ़ा, संज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है। संज्ञानात्मक अधिगम वो होता है जिसमें ज्ञानेंद्रियों और मस्तिष्क की भूमिका होती है, और ऐसा अधिगम बालक के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है। संज्ञानात्मक अधिगम के 3 पार्ट होते हैं, एक प्रत्यक्षात्मक होता है, एक प्रत्यात्मक होता है, एक साहचर्यात्मक होता है। प्रत्यक्षात्मक का मतलब क्या होता है, जब आप किसी ज्ञान को देखकर, सुनकर और स्पर्श करके ग्रहण कर रहे हो, जब आप किसी ज्ञान को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके ग्रहण कर रहे हो, तो उस अधिगम को हम प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहते हैं।
और इस प्रकार का अधिगम विकास की कौन सी अवस्थाओं के अंदर किया जाता है? शैशवा अवस्था में और बाल्या अवस्था में किया जाता है। तो शैशवा अवस्था और बाल्या अवस्था में सीखने का जो मुख्य सोर्स होता है या अधिगम का टाइप होता है वो क्या होता है? प्रत्यक्षात्मक अधिगम। अब बात करते हैं प्रत्यात्मक अधिगम क्या होता है। जब बालक साधारण ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह तर्क, चिंतन और कल्पना के आधार पर सीखने लगता है। यानी कि जो अधिगम तर्क, कल्पना और चिंतन के आधार पर होता है, यानी कि देखकर, सुनकर, स्पर्श करके नहीं, अपने ही दिमाग के अंदर तर्क करके, कल्पना करके, चिंतन करके होता है, उस अधिगम को हम क्या कहते हैं? प्रत्यात्मक अधिगम कहते हैं। इस प्रकार वह अनेक अमूर्त बातें सीख जाता है। यानी कि ऐसा अधिगम जिसमें तर्क का, कल्पना का, चिंतन का योगदान होता है वो अधिगम क्या कहलाता है? प्रत्यात्मक अधिगम कहलाता है। तो अपन को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। देखो, प्रत्यक्षात्मक को याद करने का तरीका क्या है? देखकर, सुनकर, स्पर्श करके। अगर मैंने किसी चीज को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके सीखा है तो वो कौन सा अधिगम है? प्रत्यक्षात्मक अधिगम है। अगर किसी बात को मैंने तर्क करके, कल्पना करके, चिंतन करके सीखा है तो वो प्रत्यात्मक अधिगम है। और साहचर्यात्मक अधिगम क्या होता है? जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर किसी तथ्य को सीखा जाता है तो उसे साहचर्यात्मक यानी कि एसोसिएटिव या एसोसिएशन लर्निंग कहा जाता है। यानी कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू जब किसी नवीन चीज को सीखते हैं तो उसे साहचर्यात्मक अधिगम कहते हैं। तो इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए, संज्ञानात्मक अधिगम क्या है, मैं आपको सीधे सीधे याद भी कराता जा रहा हूं। तो पहले तो अपन ने संवेदी अधिगम पढ़ा, पेशी अधिगम पढ़ा। भाई, संवेदी अधिगम क्या? ज्ञानेंद्रियां प्लस ज्ञानेंद्रियां। ग्रहण करने के लिए भी ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता, प्रदर्शित करने के लिए भी ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता। तो वो कौन सा अधिगम है? संवेदी अधिगम है। गाना गाना, पाठ पढ़ना, कविता पढ़ना, भाषण देना, है ना, तर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, ये सब क्या है? किस प्रकार का अधिगम है? संवेदी अधिगम है। ऐसा अधिगम जिसमें ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों यानी कि ग्रहण करने के लिए ज्ञानेंद्रियों की और प्रदर्शित करने के लिए कर्मेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है, वो अधिगम कौन सा अधिगम कहलाता है? पेशीय अधिगम कहलाता है। जैसे नृत्य करना, ड्राइविंग करना, मॉडल बनाना, तो ये कौन सा अधिगम है? पेशीय अधिगम है। फिर हमने बात करी अधिगम के 3 और प्रकारों की। एक तो है संज्ञानात्मक अधिगम, एक है क्रियात्मक अधिगम और एक है भावनात्मक अधिगम। अब हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम की। तो ऐसा अधिगम जिसमें ज्ञानेंद्रियों और मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा अधिगम जिसमें ज्ञानेंद्रियों और मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ती है, वो कौन सा अधिगम कहलाता है? संज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। और ये बालक के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। अब संज्ञानात्मक अधिगम भी 3 तरीके का होता है। एक प्रत्यक्षात्मक होता है, एक प्रत्यात्मक होता है और एक साहचर्यात्मक होता है। जब हम बात करें, अगर हम बात करें कि भाई प्रत्यक्षात्मक क्या होता है, जब हम किसी चीज को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके ग्रहण करते हैं तो वो प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहलाता है। जब हम किसी ज्ञान को तर्क, कल्पना, चिंतन के आधार पर ग्रहण करते हैं तो वो प्रत्यात्मक अधिगम कहलाता है। जब हम नवीन ज्ञान को पुराने अनुभवों के आधार पर ग्रहण करते हैं तो वो साहचर्यात्मक अधिगम कहलाता है। अब देखिए, क्रियात्मक अधिगम क्या होता है। इस अधिगम का उद्देश्य
अधिगम कर्ता के क्रियात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। इस अधिगम में ध्यान रखना, इस अधिगम में कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। यानी कि एक तरीके से ये पेशी अधिगम हो गया जो अपन ने पहले पढ़ा था। तो कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। इस अधिगम में किसी कला में निपुणता प्राप्त की जाती है, जैसे कि संगीत, नृत्य, मॉडल बनाना, ड्राइविंग आदि कौशल इसी के अंतर्गत जो हैं आते हैं। अब संगीत का मतलब यहाँ पर क्या है? गिटार बजाना, पियानो बजाना, है ना, ड्रम बजाना, ठीक है ना। तो यदि आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखते हो तो वो क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। तो क्रियात्मक अधिगम एक तरीके से पेशीय अधिगम हो गया। क्या हो गया? पेशीय अधिगम। इसमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान को ग्रहण किया जाता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा ज्ञान को प्रदर्शित किया जाता है। और सेम वही एग्जाम्पल है कि भाई ड्राइविंग बनाना, मॉडल बनाना, नृत्य करना, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखना, ये क्या है? क्रियात्मक अधिगम के क्या हैं? उदाहरण है। अब अपन बात करते हैं संज्ञानात्मक या क्रियात्मक के अलावा अधिगम का एक प्रकार और होता है जिसे अपन कहते हैं भावनात्मक। भाई अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? संवेदी और पेशीय, ये पढ़ा था। तो संवेदी तो क्या हो गया? संज्ञानात्मक अधिगम हो गया। पेशीय क्या हो गया? क्रियात्मक अधिगम हो गया। अब इसमें एक अधिगम का प्रकार और है, यानी कि हम संवेदी अधिगम की तुलना संज्ञानात्मक के साथ कर सकते हैं, हम पेशीय अधिगम की तुलना क्रियात्मक के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? भावनात्मक अधिगम की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? भावनात्मक या भावात्मक अधिगम की बात की जा रही है। तो इसका संबंध ना तो ज्ञान प्राप्ति से है और ना ही किसी कौशल से। यानी कि भावनात्मक अधिगम जो होता है इसका संबंध ना तो किसी ज्ञान प्राप्ति से होता है, ना ही किसी कौशल को ग्रहण करने से होता है। इसका संबंध तो बच्चों की कोमल भावनाओं से है, यानी कि उसके संवेगों से है। भावनाएं यानी कि इमोशंस। तो भावनात्मक अधिगम का संबंध किससे होता है? भावनात्मक अधिगम का संबंध संवेगों से होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भावनात्मक अधिगम का संबंध ना तो ज्ञान प्राप्ति से होता है, ना ही किसी कौशल की प्राप्ति से होता है। इसका संबंध किससे होता है? संवेगों से होता है। इसका उद्देश्य बालक के भावात्मक व्यवहार यानी कि जो उसका इमोशनल बिहेवियर है में परिवर्तन लाना होता है। यानी कि वो अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीखे और इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करे जो सामाजिक रूप से क्या है? स्वीकार्य है। तो यानी कि जब हम बालक के व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन लाते हैं कि वो अपने सही संवेगों को प्रकट कर सके, तो उस प्रकार का अधिगम ही भावात्मक अधिगम कहलाता है। और ऐसा परिवर्तन लाना होता है जिससे वह अपने संवेगों को वांछित ढंग से प्रदर्शित कर सके। तो देखिए भावात्मक अधिगम का मतलब क्या होता है? बालकों को उचित संवेग प्रकट करने की शिक्षा देना, क्योंकि संवेग ही व्यवहार की मुख्य क्या होती है? आधार होते हैं। यानी कि संवेग ही हमारे व्यवहार के आधार होते हैं। जैसे संवेग हमारे अंदर उठते हैं वैसा ही व्यवहार हम प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम बालकों को उचित संवेग प्रकट करना सिखाते हैं, ऐसे संवेग प्रकट करना सिखाते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य होते हैं, तो जब बालक अच्छा व्यवहार करना सीख जाता है, सही संवेग प्रकट करना सीख जाता है, तो इसका मतलब है कि वो कौन से अधिगम कर चुका है? भावात्मक अधिगम कर चुका है। तो बहुत ही आसान सा डिस्क्रिप्शन है, ऐसा कोई कठिन डिस्क्रिप्शन नहीं है जो हमको समझ में ना आए। तो आप चाहें
तो अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, संवेदी, संवेदी की तुलना हम किससे कर सकते हैं? संवेदी अधिगम। संवेदी अधिगम को हम किसके समानांतर रख सकते हैं? संज्ञानात्मक के। संज्ञानात्मक अधिगम, संवेदी अधिगम को हम किसके पैरेलल में रख सकते हैं? संज्ञानात्मक अधिगम। ठीक है, क्लियर। और पेशीय अधिगम को हम किसके समानांतर रख सकते हैं? पेशीय अधिगम, पेशीय अधिगम को हम रख सकते हैं क्रियात्मक अधिगम। किसके समानांतर? क्रियात्मक अधिगम। क्लियर। अब हम बात करें संवेदी अधिगम की, तो इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ज्ञानेंद्रियों प्लस मस्तिष्क, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ज्ञानेंद्रियां प्लस कर्मेंद्रियां। यानी कि ऐसा अधिगम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किया जाए और मस्तिष्क के साथ क्रियाशील करते हुए ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही प्रकट किया जाए। यानी कि प्रकट करने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? ज्ञानेंद्रियों की ही आवश्यकता पड़ती है। तो उसे अपन संवेदी अधिगम कहते हैं। ऐसा अधिगम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण किया जाए और कर्मेंद्रियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए, उसे पेशीय अधिगम कहते हैं। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। संज्ञानात्मक अधिगम में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ज्ञानेंद्रियों की, मस्तिष्क की, है ना। और इन्हें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही प्रकट किया जाता है संज्ञानात्मक अधिगम को। क्रियात्मक अधिगम में सेम ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। संज्ञानात्मक अधिगम जो है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है? प्रत्यक्षात्मक होता है। एक क्या होता है? प्रत्यात्मक होता है। और एक क्या होता है? साहचर्यात्मक होता है। क्या होता है? साहचर्यात्मक होता है। तो प्रत्यक्षात्मक के अंदर क्या आता है? आप अगर किसी चीज को देखकर, सुनकर या स्पर्श कर कर ग्रहण कर रहे हो, किसी ज्ञान को देखकर, सुनकर या स्पर्श कर कर ग्रहण कर रहे हो, आप किसी ज्ञान को तर्क, कल्पना या चिंतन के आधार पर ग्रहण कर रहे हो और आप किसी ज्ञान को पुराने अनुभवों के आधार पर ग्रहण कर रहे हो, पुराने अनुभवों के आधार पर क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? संज्ञानात्मक अधिगम कहलाएगा। ये संज्ञानात्मक अधिगम के क्या हो गए? 3 प्रकार हो गए। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? क्रियात्मक अधिगम की। तो क्रियात्मक अधिगम के अंदर वही वाली बात आ गई कि आप ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से किसी चीज को सीख रहे हो। इसके अलावा एक अधिगम और होता है जिसे अपन कहते हैं भावनात्मक अधिगम। क्या कहते हैं? भावनात्मक अधिगम। भावनात्मक अधिगम का मतलब क्या होता है? बालक को उचित संवेग प्रकट करना सिखाना। अगर शॉर्ट में अपन कहें, बालक को उचित संवेग प्रकट करना सिखाना ही क्या है? भावनात्मक अधिगम है। यानी कि बालक अगर उचित संवेग प्रकट करना सीख जाता है तो इसका मतलब है उसने कौन सा अधिगम किया है? भावनात्मक अधिगम किया है। और ध्यान रखना, अधिगम के जो प्रकार होते हैं उन्हें अधिगम के अनुक्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम के अनुक्षेत्र भी कहा जाता है। तो देखिए, अपन ने बिल्कुल डायग्राम बनाकर किसी चीज को सीख लिया कि भाई संवेदी अधिगम क्या है, पेशीय अधिगम क्या है। तो ये तो अधिगम का
एक तरीके से एक क्लासिफिकेशन है। फिर संज्ञानात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम और भावनात्मक अधिगम, ये अधिगम का प्रकारों का दूसरा क्लासिफिकेशन है। तो अधिगम के प्रकारों को आप इस तरीके से भी बता सकते हो, अधिगम के प्रकारों को आप इस तरीके से भी बता सकते हो। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे रॉबर्ट गैने द्वारा बताए गए अधिगम के प्रकार। तो देखिए, रॉबर्ट गैने ने भी अधिगम के प्रकार बताए और इन्होंने अधिगम का एक शंकु दिया और इस शंकु के अंदर अधिगम के 8 प्रकारों को इन्होंने क्या है बताया। और इन्होंने अधिगम के ये प्रकार कब बताए? 1970 में अपनी पुस्तक कंडीशंस ऑफ लर्निंग में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि रॉबर्ट गैनी की पुस्तक का नाम क्या था? कंडीशंस ऑफ लर्निंग। और इन्होंने ये प्रकार कब बताए थे? 1970 में अपनी पुस्तक कंडीशंस ऑफ लर्निंग में इन्होंने अधिगम का क्या दिया? शंकु दिया। और इस शंकु के अंदर इन्होंने अधिगम के कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार बताए। तो एक इन्होंने बताया संकेत अधिगम, सबसे निचले स्तर पर इन्होंने क्या बताया? संकेत अधिगम। उससे ऊपर के स्तर पर इन्होंने बताया उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरे स्तर पर इन्होंने बताया श्रृंखला अधिगम। चौथे स्तर पर इन्होंने बताया शाब्दिक अधिगम। पांचवें स्तर पर बहुविभेदन अधिगम। छठे स्तर पर प्रत्यय अधिगम। सातवें स्तर पर नियम अधिगम और 8वें स्तर पर समस्या समाधान अधिगम। यानी कि अधिगम का जो सबसे उच्चतम स्तर है वो है समस्या समाधान अधिगम और सबसे निचला स्तर जो है वो है संकेत अधिगम। तो रॉबर्ट गैनी के इस शंकु को हम जो हैं एक एक करके समझते हैं कि भाई संकेत अधिगम क्या होता है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम क्या होता है। तो चलिए, रॉबर्ट गैनी के जो अधिगम के प्रकार हैं इनको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो R.M. गैनी, रॉबर्ट गैनी ने 1970 में अपनी पुस्तक दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग में अधिगम के कितने प्रकार बताए? अधिगम के 8 प्रकार बताए। ध्यान रखना है हमको, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। इन 8 प्रकारों को सरल से कठिन तक सोपानिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अभी अपन लोगों ने अधिगम का शंकु देखा तो अपन ने उसको सोपानिक क्रम में क्या किया है? व्यवस्थित किया है। सबसे निचले स्तर पर अपन ने संकेत अधिगम को रखा है और सबसे उच्चतम स्तर के ऊपर हमने समस्या समाधान अधिगम को रखा है। अब देखिए, संकेत अधिगम क्या होता है? संकेत अधिगम के प्रतिपादक वैसे तो किसको माना जाता है? टॉलमैन को माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संकेत अधिगम के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन है। और रॉबर्ट गैनी ने इनको अपने अधिगम के प्रकारों में सबसे नीचे रखा है, संकेत अधिगम को। इस प्रकार का अधिगम वस्तुतः पावलोव के क्लासिक अनुबंधन या परंपरागत अनुबंधन प्रतिक्रिया पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। एक तो भाई संकेत अधिगम के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन है। और संकेत अधिगम के कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, पावलोव या पेवलोव के कौन से अधिगम पर? क्लासिक अनुबंधन या परंपरागत अनुबंधन पर क्या है? आधारित है। तो यहाँ पर अपन लोग लिख सकते हैं कि जो संकेत अधिगम है ये अधिगम के कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है पेवलोव के क्लासिक अनुबंधन पर। किस पर? क्लासिक अनुबंधन पर जो है ये अधिगम जो है आधारित है। कौन सा अधिगम? संकेत अधिगम। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है।
और संकेत अधिगम के प्रतिपादक कौन? टॉलमैन। ठीक है, अब ये अधिगम होता क्या है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि भाई संकेत अधिगम क्या होता है। इसमें प्राकृतिक उद्दीपक, अपन लोग अभी आगे चलकर पेवलोव का जो है अधिगम का सिद्धांत पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि घंटी बजाने पर भी कुत्ते के मुंह से जो है लार आ जाती है। तो जो उसमें डॉग है उसको एक प्राकृतिक उद्दीपक यानी कि भोजन और घंटी यानी कि अप्राकृतिक उद्दीपक साथ में दिए जाते हैं और कुछ समय बाद प्राकृतिक उद्दीपक को हटा दिया जाता है और केवल घंटी बजाने पर भी कुत्ते के मुंह से लार आ जाती है। तो यहाँ पर इसी चीज को समझाने का प्रयत्न किया गया है कि संकेत अधिगम एक्चुअल में किस प्रकार से होता है। तो इसमें प्राकृतिक उद्दीपक S1 तथा अप्राकृतिक उद्दीपक यानी कि S2 लंबे समय तक, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लंबे समय तक साथ साथ दिए जाते हैं और फिर प्राकृतिक उद्दीपक हटाकर केवल अप्राकृतिक उद्दीपक ही दिया जाता है। तो प्राणी अप्राकृतिक उद्दीपक के प्रति भी ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वह प्राकृतिक उद्दीपक यानी कि S1 के प्रति करता था। इसमें अप्राकृतिक उद्दीपक S2 संकेत का कार्य करता है। इसमें प्राणी एक संकेत के प्रति प्रतिक्रियाएं करना सीखता है। अधिगम के इस प्रकार में यांत्रिक ढंग से, कौन से ढंग से, यांत्रिक ढंग से आदतों का निर्माण किया जाता है। अब देखो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाता हूं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वर्णमाला का ज्ञान या अंग्रेजी के अंदर अल्फ़ाबेट जो हैं वो इसी तरीके से सिखाए जाते हैं, यानी कि क्लासिक अनुबंधन के थ्रू सिखाए जाते हैं। कैसे सिखाए जाते हैं, यानी कि अब इसमें कहा कि भाई प्राकृतिक उद्दीपक, कौन सा, प्राकृतिक उद्दीपक, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक उद्दीपक को अपन क्या कहते हैं, S1 कहते हैं। क्या कहते हैं, S1। यानी कि सपोज करो प्राकृतिक उद्दीपक हम मान लेते हैं ध्वनि। तो जो स्कूल के अंदर टीचर होते हैं वो बच्चों को कहते हैं मेरे साथ बोलो ए, तो बच्चे भी बोलते हैं ए, फिर बोलते हैं ए। तो यानी कि ये तो प्राकृतिक उद्दीपक हो गया। फिर बाद में अप्राकृतिक उद्दीपक, क्या, अप्राकृतिक, फिर अप्राकृतिक उद्दीपक जो है वो यहां पर रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है, यहां पर। अप्राकृतिक उद्दीपक यानी कि संकेत, यानी कि संकेत। ठीक है, तो अब अप्राकृतिक उद्दीपक अपन ने यहां पे रख लिया और अप्राकृतिक उद्दीपक को हम क्या बोल रहे हैं, S2। क्या बोल रहे हैं, S2। अब पहले तो टीचर ध्वनि बोल बोल कर बच्चों से रिपीट करवा रहा था, ए, तो बच्चे भी बोल रहे थे ए, फिर ए, फिर ए। तो उसके बाद क्या हुआ, टीचर क्या करता है, ए दिखाता है, फिर बोलता है ए, तो बच्चे भी बोलते हैं ए। ठीक है ना। तो ऐसा काफ़ी लंबे समय तक किया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, बाद में टीचर बोलना बंद कर देता है और जैसे ही बच्चों को ए दिखाया जाता है बच्चे अपने आप ही बोलते हैं ये क्या है, ए है। तो बच्चों को इस तरीके से वर्णमाला का क्या किया जाता है, ज्ञान कराया जाता है। तो इससे अपन बोलते हैं संकेत अधिगम। तो पहले काफ़ी लंबे समय तक ये प्रक्रिया साथ साथ की जाती है, फिर बाद में प्राकृतिक उद्दीपक को हटा दिया जाता है। केवल बच्चों के सामने जैसे ही ये संकेत लाते हैं बच्चे अपने आप बोलते हैं कि ये क्या है, ए है। क्या है, ए है। आ गई बात समझ में। तो संकेत अधिगम किस पर आधारित है,
पेवलोव के क्लासिक अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है और इसके संकेत अधिगम के प्रतिपादक कौन थे? टॉलमैन थे। अब देखिए उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम क्या होता है? यह है थॉर्नडाइक के संबंधवाद या प्रयत्न व भूल के सिद्धांत तथा स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। यानी कि ये अधिगम दो मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पर आधारित है, एक तो थॉर्नडाइक और एक स्किनर। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच बंधन दृढ़ हो जाने पर प्राणी किसी उद्दीपक को प्रस्तुत करने पर अनुबंधित अनुक्रिया देना सीख लेता है। इसके माध्यम से छोटे बच्चों को शब्द उच्चारण करना सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? शब्द उच्चारण करना सिखाया जाता है। यानी कि जब बच्चा क्या करता है, संकेतों का अर्थ समझने लगता है। अब इसको वापस यहाँ पर समझो। भाई बच्चे ने संकेत समझ लिए कि ए किसे कहते हैं, फिर बी किसे कहते हैं। बच्चों ने यहाँ पर संकेत अधिगम में वर्णमाला का ज्ञान कर लिया। अब उद्दीपक अनुक्रिया किससे आधारित है? थॉर्नडाइक और स्किनर। थॉर्नडाइक और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। अब उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा बच्चा क्या सीखता है? शब्द उच्चारण करना सीखता है। अब उसको शब्द उच्चारण करना कैसे सिखाते हैं? अब उसके सामने क्या रखते हैं? जैसे कि सपोज करो बच्चे के सामने रखा एप्पल। क्या रखा? एप्पल रखा। और क्या बोला? बच्चे ने भाई ए तो सीख ही लिया, तो अब बच्चे को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी, फिर बी फॉर क्या सिखाते हैं? बॉल। उसको क्या करते हैं? सामने बॉल दिखाते हैं। तो बच्चे के सामने जैसे ही कोई उद्दीपक आता है, बच्चा क्या करता है? उसको बोलकर बताता है। तो यानी कि पहले वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है, फिर वर्णमाला से बनने वाले शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। यानी कि उसको शब्दों का उच्चारण सिखाया जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो इससे अपन कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया। बच्चे के सामने जैसे ही उद्दीपक आएगा, बच्चा अपने आप बोलेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो ये एक तरीके से क्या है, जैसे ही उद्दीपक प्रस्तुत किया वैसे ही बच्चा क्या करने लग गया? शब्द उच्चारण करना सीख गया। तो उद्दीपक अनुक्रिया जो है आपको क्या याद रखना है? ये थॉर्नडाइक के और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित अधिगम है और इसमें बच्चे को क्या सिखाया जाता है? शब्दों का उच्चारण करना सिखाया जाता है। संकेत अधिगम जो है वो पेवलोव के क्लासिक अनुबंधन पर आधारित है। संकेत अधिगम के प्रतिपादक टॉलमैन थे और इसमें बच्चे को वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो दो प्रकार के अधिगम आपको समझ में आ गए। अब देखिए अपन ने उद्दीपक अनुक्रिया सीख लिया। अब देखिए श्रृंखला अधिगम। इस अधिगम को क्रमिक अधिगम भी कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक उद्दीपक प्रतिक्रिया की एक विलक्षण श्रृंखला बन जाती है और इस श्रृंखला के निर्माण से प्राणी जो कुछ सीखता है, गैने ने उसे श्रृंखला अधिगम नाम दिया है। जैसे शब्दों को बनाना सीखना। अब बच्चों को यहाँ पर क्या श्रृंखला अधिगम में क्या कहा जाता है? भाई हमने क्या करा, ध्यान से देखिए। हमने पहले संकेत सिखाए, फिर उन संकेतों से बनने वाले शब्द सिखाए। अब हम सिखाएंगे श्रृंखला अधिगम में शब्दों का निर्माण। अब शब्दों का निर्माण कैसे सिखाते हैं? ए प्लस पी प्लस पी प्लस एल प्लस ई। तो बच्चा इन शब्दों को जोड़कर क्या करता है? एप्पल लिखना सीखता है। इसे इसी तरह हिंदी के अंदर कै, इसी तरह हिंदी के अंदर कै, ए, माँ, आधा मैं, आधा ए, ले, फिर आधा ए।
तो बच्चा कहता है कि भाई इनको मिलाकर क्या बना, कमल। क्या बना, कमल। तो इसमें बच्चों को शब्दों को बनाना सिखाया जाता है। किसके अंदर, श्रृंखला अधिगम के अंदर। श्रृंखला अधिगम में बच्चों को शब्दों को बनाना सिखाया जाता है। तो पहले वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है, फिर वर्णमाला से बनने वाले शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, फिर उन शब्दों को बनाना सिखाया जाता है। यहाँ पर बच्चा लिख नहीं रहा है, यहाँ पर बच्चा शब्दों को क्या कर रहा है, बोल रहा है। क्या कर रहा है, बोल रहा है। और यहाँ पर वो शब्द बना रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, श्रृंखला अधिगम में शब्द बना रहा है। तो पहले वर्णमाला का ज्ञान कराया, फिर उन वर्णमाला से बनने वाले शब्दों को बोलना सिखाया, फिर शब्दों को बनाना सिखाया। क्या सिखाया, शब्दों को बनाना सिखाया। अब शाब्दिक अधिगम क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें क्या किया जाता है भाई, शब्दों का उच्चारण भी हमने सिखा दिया, शब्द बनाना भी हमने सिखा दिया। अब शाब्दिक अधिगम, इस प्रकार के अधिगम से तात्पर्य शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन लाने से है। व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाले शब्द तथा वार्तालाप वस्तुतः शाब्दिक अधिगम का ही क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। शाब्दिक अधिगम की प्रक्रिया में अक्षरों, शब्दों, चिन्हों, आवाजों आदि को सार्थक ढंग से समझने तथा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या रहती है, निहित रहती है। महापुरुष द्वारा सुनी गई कथा को अन्य लोगों को बताना, ये शाब्दिक अधिगम है। और यदि अपन बहुत ही आसान भाषा में कहें तो शाब्दिक अधिगम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अपन ऐसे लिख सकते हैं, रीडिंग करना सिखाना। भाई शब्द बनाना सीख लिया, अब बच्चा क्या करता है, पढ़ना सीखता है, रीडिंग करना सीखता है। वो कविता को पढ़ता है और पढ़कर क्या करता है, सुनाता है। तो बच्चा शाब्दिक अधिगम में क्या करता है, रीडिंग करना सीखता है। तो शाब्दिक अधिगम का मतलब क्या हो गया, रीडिंग करना सिखाना बच्चों को। तो ये देखिए बिल्कुल क्रम में चल रहे हैं। पहले संकेत अधिगम में बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान कराया, उद्दीपक अनुक्रिया के अंदर हमने शब्दों का उच्चारण सिखाया, श्रृंखला अधिगम में हमने शब्द बनाना सिखाया, फिर यहाँ पर शब्दों को पढ़ना सिखाया एक साथ, यानी कि वाक्य को पढ़ना, कविता को पढ़ना, कहानी को पढ़ना। तो बच्चा शाब्दिक अधिगम सीखता है। बहुविभेदन अधिगम क्या होता है, इसको भी समझो कि भाई बहुविभेदन अधिगम क्या होता है। इस अधिगम को काफी हद तक गेस्टॉलर अधिगम के समकक्ष स्वीकार किया गया है। बालकों द्वारा त्रिभुज एवं चतुर्भुज में अंतर करना, बीज गणित व अंक गणित में अंतर करना, यानी कि बहुविभेदन के अंदर क्या करता है, वो अंतर करना सीखता है। क्या करता है कि भाई ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये बीज गणित का प्रश्न है, ये अंक गणित का प्रश्न है, ये रसायन विज्ञान है, ये भौतिक विज्ञान है, ये हिंदी है, ये संस्कृत है। यानी कि कई तरह के अंतरों को करना जब बच्चा सीख जाता है तो उसे अपन बहुविभेदन अधिगम कहते हैं। जब बच्चा बहुविभेदन अधिगम सीख जाता है तो प्रत्यय अधिगम कराया जाता है। जब एक जैसे उद्दीपक बार बार आते हैं तो प्राणी उनके प्रति हर बार एक जैसी प्रतिक्रिया करता है। इसका तात्पर्य है कि उन उद्दीपकों के प्रति एक निश्चित धारणा प्राणी ने बना ली है। यही सरल शब्दों में प्रत्यय निर्माण है। जैसे भालू, बाघ, सिंह तथा सिंहार सभी जंगली पशु हैं। कैंडलर व प्याजे ने इस अधिगम को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया है। यानी कि बच्चे ने अंतर करना सीख लिया, अब अंतर करके वो क्या करता है, ग्रुपिंग करना सीख जाता है। जैसे उसके सामने बहुत सारे जानवरों के चित्र लग दिए है ना, अब वो अंतर करना तो सीख ही चुका है। अब उससे कहा जाए कि भाई पालतू पशुओं को और जंगली पशुओं को अलग करो, तो जब वो जंगली पशुओं को और पालतू पशुओं को अलग कर देता है, क्योंकि वो अंतर करना तो सीख ही गया है, तो इसका मतलब क्या है कि
उसके द्वारा किया जाने वाला ये क्लासिफिकेशन जो है ये प्रत्यय अधिगम है। क्या है? यानी कि उसने कंसेप्ट को समझ लिया है। तो पहले अंतर करना आना चाहिए, तभी कंसेप्ट लर्निंग होती है। तो पहले बच्चा अंतर करना सीख जाता है कि भाई ये पालतू पशु है, ये जंगली पशु है। अब उसके दिमाग में क्या हो चुका है, एक निश्चित धारणा बन चुकी है। अब निश्चित धारणा जब प्राणी के दिमाग में बन जाती है तो वो प्रत्यय अधिगम भी कर लेता है। और प्रत्यय अधिगम के बाद नियम अधिगम, दो या अधिक विचारों के बीच संबंध को सीखना नियम अधिगम है। इस प्रकार के अधिगम के बाद व्यक्ति विभिन्न तथ्यों के संबंध में नियमों का क्या करता है, विकास करता है एवं तथ्यों को क्या कर लेता है, सीख लेता है। तो पहले बहुविभेदन अधिगम होगा, फिर प्रत्यय अधिगम होगा, फिर वो नियम अधिगम कर लेगा और एंड में समस्या समाधान करना सीख जाएगा। इसको आप यहीं पर ही समझने की कोशिश कीजिए। भाई पहले हमने उसको वर्णमाला का ज्ञान करा दिया, फिर शब्दों का उच्चारण सिखा दिया, फिर शब्द बनाना सिखा दिया, फिर पढ़ना सिखा दिया, फिर बहुविभेदन के अंदर हमने उसको अंतर करना सिखा दिया। क्या करना सिखा दिया? अंतर करना। जब बच्चा अंतर करना सीख गया तो उसके अंदर क्या हुआ, अंतर जब उसके अंदर आ गया तो उसको कंसेप्ट समझ में आ गया कि भाई अंतर करने के माध्यम से ही क्या होता है, जब कोई बच्चा अंतर करना सीख जाता है दो तथ्यों के बीच में, तो उन तथ्यों से रिलेटेड जो प्रत्यय है, जो कंसेप्ट है, वो उसके दिमाग में क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और जब बच्चे के दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो वो क्या सीख जाता है, नियम सीख जाता है। क्या सीख जाता है? नियम। जैसे कि यहाँ बच्चे ने अंतर करना तो सीख लिया कि भाई हाइड्रोजन, जैसे बच्चे ने अंतर करना सीखा कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग गैसें हैं। अब बच्चे ने क्या करा, अंतर करना सीख लिया। अंतर करने के बाद उसने देखा हाइड्रोजन अलग तरह की गैस है, ऑक्सीजन अलग तरह की गैस है। अब उसने कहा कि जब इन दोनों गैसों को आपस में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। क्या बन जाता है? पानी बन जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। पहले तो उसने गैसों में अंतर करना सीखा। किस में अंतर करना सीखा? गैसों में, कि भाई हाइड्रोजन गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस कौन सी है। फिर उसने देखा, उसके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद उसने नियम बनाना सीख लिया कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, पानी बन जाता है। और जब वो ये सब चीज़ें सीख जाता है तो एंड में वो समस्या समाधान यानी कि तर्क चिंतन कल्पना के आधार पर ही समस्या का समाधान करना सीख जाता है। तर्क चिंतन और कल्पना के आधार पर ही समस्याओं का समाधान करना सीख जाता है। तो शुरुआत जो है संकेत अधिगम से होती है और अधिगम का जो उच्चतम स्तर होता है वो होता है समस्या समाधान। पहले बच्चे को वर्णमाला का ज्ञान कराया, फिर शब्दों का उच्चारण सिखाया, फिर शब्द बनाना सिखाया, फिर शब्दों को पढ़ना सिखाया, फिर अंतर करना सिखाया। जब बच्चे ने अंतर करना सीख लिया तो उसके दिमाग में प्रत्यय बन गया कि भाई ये जंगली जानवर हैं, ये पालतू जानवर हैं, यानी कि अपन ऐसे कह सकते हैं। जब उसने गैसों में अंतर करना सीख लिया तो उसने देख लिया कि भाई ये गैसें अलग हैं, ये गैसें अलग हैं, तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। उसके बाद उसने नियम बनाना सीख लिया। जब उसके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कंसेप्ट से बच्चा क्या कर लेता है, जब बच्चे के दिमाग में कोई भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो वो उसको लेकर एक नियम अपने दिमाग में बना लेता है। और नियम जब बनाना सीख जाता है तो वो समस्या का समाधान तर्क चिंतन कल्पना के आधार पर ही कर लेता है। तो यानी कि ये अधिगम का जो पूरा का पूरी प्रक्रिया है वो इस तरह चरणबद्ध होकर आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर एक चीज अपन को और सीखनी है, वो क्या है कि जानवरों और पशुओं को अलग करने वाला अधिगम का जो स्तर है वो है शाब्दिक अधिगम। यह स्तर जानवर व मानव को
अलग करता है, क्योंकि 3 स्तर तक का अधिगम तो जानवर भी कर लेते हैं, संकेत, उद्दीपक और श्रृंखला। यहाँ तक का अधिगम तो जानवर भी कर लेते हैं और मानव भी कर लेते हैं, लेकिन मानव और जानवर में जो फर्क करने वाला अधिगम का स्तर है वो है शाब्दिक, क्योंकि जानवर बोल नहीं सकते, जानवर बोल नहीं सकते। तो यानी कि जानवर और मानव को अलग करने वाला जो अधिगम का स्तर है वो कौन सा है? वो शाब्दिक अधिगम है। कौन सा है? शाब्दिक अधिगम। और रॉबर्ट गैने ने चौथे स्तर से लेकर 8वें स्तर तक के अधिगम को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, और उन्होंने कहा शिक्षकों को, जो शिक्षक इस स्तर पर बच्चों को सिखा रहे हैं उनका शिक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए यहाँ से लेकर के चौथे से लेकर के 8वें तक का अधिगम बहुत मायने रखता है। भाई 3 तक का अधिगम तो जानवर भी कर लेते हैं, है ना। तो जानवर और मनुष्य को अलग करने वाला जो अधिगम का स्तर है वो शाब्दिक अधिगम है, क्योंकि यहाँ से जो अधिगम है, यहाँ से यहाँ तक का जो अधिगम है वो केवल मानव ही कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और ये अधिगम का शंकु जो है ये रॉबर्ट गैने का है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बच्चा पहले क्या सीखेगा? संकेत, फिर उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना, ठीक है ना, फिर श्रृंखला बनाना सीखेगा, फिर शाब्दिक अधिगम करेगा। जब शाब्दिक अधिगम कर लेगा तो बहुविभेदन अधिगम करेगा, बहुविभेदन अधिगम के बाद प्रत्यय अधिगम करेगा, प्रत्यय अधिगम के बाद नियम अधिगम करेगा, और नियम अधिगम के बाद समस्या समाधान अधिगम करेगा। तो अधिगम का उच्चतर स्तर क्या है? समस्या समाधान। क्या है? और ध्यान रखना कि उद्दीपक के लिए संकेत अधिगम का होना जरूरी है, श्रृंखला के लिए उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का होना जरूरी है, शाब्दिक के लिए श्रृंखला अधिगम का होना जरूरी है, बहुविभेदन के लिए शाब्दिक का होना जरूरी है, प्रत्यय के लिए बहुविभेदन का होना जरूरी है, नियम के लिए प्रत्यय का होना जरूरी है, और समस्या समाधान के लिए नियम का होना जरूरी है। यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारे अधिगम के स्तरों को, पड़ाव को क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ही 8वें स्तर पर पहुंच जाओ। तो रॉबर्ट गैने कहते हैं कि यदि आपको यहाँ तक पहुंचना है तो आपको नीचे के सभी अधिगम के स्तरों को क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा। तो अपन ने इस क्लास के अंदर मुख्य रूप से अधिगम के सोपान और अधिगम के प्रकारों को सीख लिया। मैंने अधिगम के प्रकारों को आपको हर तरीके से समझा दिया, संवेदी, पेशीय, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, और रॉबर्ट गैने द्वारा दिए गए अधिगम के प्रकार। अब हम बात करेंगे अधिगम के वक्रों की, वो भी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो क्लास के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।